स्टार्ट। आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल किया आसान किया, ठान लिया तो ठान लिया, अब ठान लिया तो ठान लिया। आइए दोस्तों, आज अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अपन ने कोशिका भित्ति तक कंप्लीट कर लिया था। आज पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली की आकृति कैसी होती है सेल में। तो कोशिका झिल्ली का मॉडल है जो दो वैज्ञानिकों ने दिया था, एक थी सिंगर और निकल्सन। सिंगर एंड निकल्सन नामक वैज्ञानिक ने 1972 में तरल मोज़ेक मॉडल दिया था। सिंगर एंड निकोलसन नामक वैज्ञानिक ने 1972 में। हम देखते हैं कोशिका झिल्ली की आकृति कैसी होती है। तो देखेंगे जी, लिपिड की बाई लेयर है। ये क्या है? लिपिड की दुई सतह है। लिपिड की दुई सतह है। ये बोलती पर ये है बाहरी लिपिड यानी आउटर लिपिड, बाहरी सिरा, और इन्हें बोलती पूंछ वाली को आंतरिक सिरा। इसके बाद इसमें प्रोटीन है। प्रोटीन कुछ तो इसके प्रोटीन ऊपर रहते हैं यानी इसकी सतह पर, और कुछ प्रोटीन है इसमें धसे हुए रहते हैं लिपिड में। ये प्रोटीन बाहर होते हैं, परिधीय प्रोटीन बोलते हैं। परिधीय प्रोटीन, और जो प्रोटीन इसमें धसे हुए होते हैं इन्हें आंतरिक प्रोटीन बोलते हैं। आंतरिक प्रोटीन होते हैं। और इस प्रोटीन पर इस पे एक कार्बोहाइड्रेट होती है, कार्बोहाइड्रेट या शर्करा होती है। कार्बोहाइड्रेट होती है, ठीक है। ये कोशिका झिल्ली है, कुछ चयनात्मक पदार्थों को ही अपने अंदर आने देती है। ऐसे कि जितने भी पदार्थ हैं सबको अपने अंदर आने दें, कुछ चयनात्मक पदार्थों को। कुछ चयनात्मक पारगम होती है, चयनात्मक पारगम होती है। और इसके अंदर आध्रुवीय पदार्थ हैं। आध्रुवीय पदार्थ जैसे जल, आध्रुवीय पदार्थों को आसानी से अपने अंदर आने देती है। आध्रुवीय पदार्थ या उदासीन पदार्थ आसानी से झिल्ली के आर पार जा सकते हैं। जी, आध्रुवीय पदार्थ या उदासीन पदार्थ हैं जी आसानी से झिल्ली के आर पार जा सकते हैं। लेकिन ध्रुवीय पदार्थ या जिसमें चार्ज होता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम,
पोटेशियम ध्रुवीय पदार्थ हैं। इन्हें झिल्ली से आर पार जाने के लिए वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इन्हें क्या होती है, झिल्ली के आर पार जाने के लिए वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, फिर हम देखते हैं लिपिड है। लिपिड इसे बाहरी सिरा या पोलर हेड कहते हैं। ध्रुवीय सिरा, चलिए ध्रुवीय सिरा लिख लीजिए, ठीक रहेगा। ध्रुवीय सिरा और अध्रुवीय सिरा। ध्रुवीय सिरा और ये हो जाएगा अध्रुवीय सिरा। और पोलर हेड और नॉन पोलर। ठीक है, अब एक इसमें होता है सक्रिय परिवहन और एक होता है निष्क्रिय परिवहन, जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे सक्रिय परिवहन कहते हैं। जो कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाए तो उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उसे सक्रिय परिवहन कहते हैं, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और निष्क्रिय परिवहन में कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, जैसे प्रसारण के माध्यम से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आना, उसे निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लिपिड है। लिपिड 3 प्रकार के होते हैं इसमें, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में है जी कोलेस्ट्रॉल अनुपस्थित होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका में कोलेस्ट्रॉल है जो उपस्थित होता है। इसके बाद हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल की कुछ कोशिकाओं के बारे में। यूकैरियोटिक कोशिका के कुछ सेल ऑर्गन के बारे में। सेल ऑर्गन, इसमें 3 तरह की झिल्ली युक्त कोशिकाएं पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं दोहरी झिल्ली युक्त यानी डबल मेम्ब्रेन, एक होती है सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल झिल्ली से युक्त होती है, सिंगल मेम्ब्रेन। और एक होते हैं मेम्ब्रेनलेस, जो कोई भी झिल्ली से ढके हुए नहीं होते हैं। तो मेम्ब्रेनलेस डबल झिल्ली युक्त में कौन आ जाएगा? सबसे पहले इसमें अपन पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को केंद्रक को यानी न्यूक्लियस को, और इसमें एक होता है प्लास्टिड। जी है, डबल मेम्ब्रेन में अपन को 3 को पढ़ना है, माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रिकणिका, केंद्रक और लवक, 3 को पढ़ना है। सिंगल मेम्ब्रेन में किसे पढ़ना है? इसमें पढ़ना है सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी काय, और क्या लाइसोसोम, और इसमें कुछ रिक्तिकाएं भी आ जाती हैं, रिक्तिका। अब मेम्ब्रेनलेस में किसे पढ़ना है? इसमें सबसे पहले आ जाएगा राइबोसोम के बाद आ जाएगा तारकाय, और फिर आ जाएगा केंद्रिका। ठीक है, अब एक एक करके अपन एक कोशिका को पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, डबल मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया को, न्यूक्लियस को, प्लास्टिड को, फिर आगे एक एक करके देखेंगे। अब देखेंगे अपन माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक कैसी है? दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है, दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है। इसकी अपन संरचना को देखते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना वेन डायग्राम देखेंगे बना के,
क्या होती है? इसकी आंतरिक सतह है कुछ इस प्रकार की होती है। ये इसकी सबसे बाहरी परत होती है, बाहरी झिल्ली। ये होती है आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली कुछ अंदर वलयनुमा संरचना बनाती है, इसे कहते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी इसके अंदर ये मैट्रिक्स भरा होता है। ये क्या है? मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है। इसके स्टे पर कुछ इस प्रकार की F0 एवं F1 की इकाइयाँ होती हैं जो एटीपी सिंथेज का काम करती हैं। F0 और F1 की इकाइयाँ पाई जाती हैं। इकाइयाँ, इनका कार्य क्या है? एटीपी सिंथेज, एटीपी का संश्लेषण, एटीपी संश्लेषण। ठीक है। और इनकी बाहरी एवं आंतरिक झिल्ली की प्रोटीन है, ये भिन्न भिन्न होती है। ये एनसीईआरटी में भी लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी एवं आंतरिक है, इधर अपन लिख देते हैं बाहरी एवं आंतरिक झिल्ली की प्रोटीन और एंजाइम है, ये भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। इसके बाद हम इसमें देखेंगे, इसमें भी क्या होता है? वृत्ताकार। चलो इस साइड नीचे लिखते हैं। क्या होता है? वृत्ताकार डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। 70 इस प्रकार के राइबोसोम होते हैं। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया वायवीय श्वसन करता है, इसलिए इसे वायवीय श्वसन करता है, वायवीय श्वसन में सहायक होता है। वायवीय श्वसन में सहायक होता है, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का ऊर्जा गृह है, ऊर्जा गृह कहते हैं। अब देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या किस पर निर्भर करती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या है, ये पॉइंट अपन इधर पर लिखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या इसकी कार्यकी पर, इसकी कार्यकी पर निर्भर करती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या इसकी कार्यकी पर निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपन नेक्स्ट ऑर्गन देखेंगे, प्लास्टिड। दूसरे नंबर पे है, अपन पढ़ेंगे प्लास्टिड। प्लास्टिड यानी लवक। प्लास्टिड है केवल पादप कोशिकाओं और कुछ युगलीना प्रोटोजुआ में पाया जाता है, जैसे युगलीना में पाया जाता है। क्योंकि मनुष्य तो प्रकाश संश्लेषण करता नहीं है कि धूप मिल जाए और वो अपना खाना स्वयं बना ले, केवल पौधे यही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसलिए प्लास्टिड है ये केवल पादप और यूग्लिना में उपस्थित होता है। ठीक है। अब देखेंगे प्लास्टिड। अब देखेंगे कुछ प्लास्टिड की संरचना। प्लास्टिड की संरचना कैसी होती है?
ये भी दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ठीक है, इसमें सिक्कीनुमा आकृति होती है। ये सिक्कीनुमा आकृति होती है, अच्छे से देखिए। ये आपस में एक दूसरे कनेक्ट होते हैं। इन्हें पूरे को क्या कहते हैं एक साथ? ये होते हैं ग्रेना। तो एक सिक्के को क्या कहते हैं? थाइलिक्वाइड। थाइलिक्वाइड कहते हैं। इसके अंदर भी स्ट्रोमा है, इसे स्ट्रोमा कहते हैं। और जिससे जुड़ी होती है आपस में से क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली। ठीक है, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा 70 प्रकार का राइबोसोम और वृत्ताकार डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। वृत्ताकार डबल स्टैंडर्ड डीएनए इसमें भी पाया जाता है। और इसकी वृत्ताकार डबल स्टैंडर्ड पाया जाता है। इसे स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। इसे स्वायत्त कोशिकांग या कोशिका के भीतर कोशिका, या कोशिका के भीतर कोशिका कहते हैं। इसे प्लास्टिड को और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के भीतर कोशिका कहते हैं। इसके बाद देखेंगे प्लास्टिड के प्रकार। प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं? तो नेक्स्ट स्लाइड में देखना पड़ेगा प्लास्टिड के प्रकार। ठीक है दोस्तों, ये लिख लीजिए। इसमें एक चीज और देख लीजिए, इसकी प्रकाशीय अभिक्रिया। ग्रेना में क्या होती है? प्रकाशीय अभिक्रिया। प्रकाशीय अभिक्रिया है ये ग्रेना में होती है, और स्ट्रोमा में होती है अप्रकाशीय अभिक्रिया। ठीक है, अब देखेंगे प्लास्टिड के प्रकार। प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं? प्लास्टिड के प्रकार देखेंगे। प्लास्टिड के प्रकार, प्लास्टिड लगभग 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट है, रंगहीन होता है। ये कैसा होता है? रंगहीन। इसमें कोई भी रंगहीन होता है, इसमें कोई भी वर्णक नहीं पाया जाता। जब वर्णक नहीं पाया जाता तो इसका कार्य क्या होगा? इसका कार्य है भोजन को संचय करना। इसका कार्य है भोजन को संचय करना। भोजन किस रूप में होगा? या तो प्रोटीन के रूप में होगा, या तेल के रूप में होगा, लिपिड के रूप में, या कार्बोहाइड्रेट के रूप में। क्रोमोप्लास्ट है जी, रंगीन होते हैं। इन्हें कौन रंग प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट को रंग प्रदान करेंगे कौन? कैरोटीनॉइड्स।
जैसे रंग प्रदान करते हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, एनसीईआरटी में भी लिखा, क्रोमोप्लास्ट जी वसा में घुलनशील होते हैं, वसा में। अब है क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के साथ में इसमें और क्या होता है, कैरोटीनॉइड्स होते हैं, कैरोटीनॉइड्स। इसका कार्य क्या है, प्रकाश संश्लेषण करना। प्रकाश संश्लेषण करना। क्लोरोफिल का कार्य है प्रकाश संश्लेषण करना, पौधे में प्रकाश संश्लेषण करना। ठीक है दोस्तों, अपन नेक्स्ट सेल ऑर्गन पढ़ेंगे अब केंद्रक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद पढ़ेंगे न्यूक्लियस, केंद्रक, न्यूक्लियस, केंद्रक। केंद्रक, केंद्रक की खोज किसने की थी, केंद्रक की खोज है 1831 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह भी एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इसके बाद देखते हैं कुछ में केंद्रक एब्सेंट होता है, कहीं एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। तो वहाँ पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एब्सेंट, एक से अधिक केंद्रक। न्यूक्लियस एब्सेंट कहाँ पर होता है, हम देखते हैं ह्यूमन की परिपक्व, मानव की परिपक्व आरबीसी में, परिपक्व आरबीसी में, परिपक्व आरबीसी में है जी केंद्रक क्या होता है, अनुपस्थित होता है। और पादपों की सी ट्यूब में, यानी चाली नलिका में, पादपों की सी ट्यूब में चाली नलिकाओं में, दो जगह है, मानव की परिपक्व आरबीसी में और पादपों की चाली नलिकाओं में है जी केंद्रक एब्सेंट होता है। और एक से अधिक केंद्रक कहाँ पाए जाते हैं, पैरामीशियम, पैरामीशियम में दो केंद्रक पाए जाते हैं, पैरामीशियम में दो केंद्रक पाए जाते हैं। और एस्केरिस की उपकला में, एस्केरिस की उपकला है, इसमें बहुकेंद्रक पाए जाते हैं, बहुकेंद्रक पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि केंद्रक की आकृति क्या है और केंद्रक के अंदर क्या क्या पाया जाता है। केंद्रक की शेप, यह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, इसमें कुछ पोर पाए जाते हैं इधर पे, जिसे न्यूक्लियस पोर कहते हैं। ये आरएनए एवं प्रोटीन के आवागमन के का माध्यम होते हैं, इसे क्या न्यूक्लियस पोर कहते हैं।